तो चलिए दोस्तों इधर ध्यान देंगे आप, है ना। 1.5-2 घंटा एकदम धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है ना। तो सर पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या जाना था। कुछ बच्चे पिछली क्लास में आए तो उन्हें पता लग जाए कि बेसिक पढ़ा था हमने, कोई चैप्टर शुरू नहीं किया था, सिर्फ बेसिक पढ़ा था और ये बताया था हम पढ़ेंगे कैसे, है ना, यानी इंडक्शन किया था एक तरीके से पहले, है ना, राइट। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में सीखे थे कितने लीगल वर्ड, 7। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हर चैप्टर वाइज उस चैप्टर के लीगल वर्ड्स अपने रजिस्टर में उस टॉपिक के साथ साथ लिखते जाएंगे, ताकि मुझे ये पता रहे कि इन लीगल वर्ड्स को एग्जाम में इसी तरह लिखना है, इसका मुझे कोई इंग्लिश सिनोनिम यूज नहीं करना। तो मतलब मैं अप्लाई नहीं लिख सकता, सी यू नहीं लिख सकता, ड्यूटी नहीं लिख सकता, इन रिटर्न नहीं लिख सकता, मस्ट नहीं लिख सकता। अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे चैनल पे जाओगे तो तुम्हें कुछ कॉपीज मिल जाएंगी। तो अगले हफ्ते से हम वो फिर से शुरू करेंगे, संडे 15 मिनट देखना है, तो आपको समझ में आएगी बात कि वो बच्चा बेचारा 40 से भी नीचे कम नंबर क्यों ला पा रहा है 90 नंबर का अटेम्प्ट करके। क्यों? क्योंकि पूरे 90 नंबर के क्वेश्चन में वो शब्द ही क्या इस्तेमाल कर रहा है, इंग्लिश। और पेपर क्या है, लीगल। तो लीगल जुडिशरी के पेपर में तुम इंग्लिश, है ना भाई, एमबीए का पेपर तो चलता, पर पेपर कौन सा है, जुडिशरी पेपर है। जुडिशरी मतलब लीगल पेपर है। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं सीए वाले बच्चों को, ऐसे ही मैं एलएलबी वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं, तो उनमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप एलएलबी का पेपर देंगे तो वो भी जुडिशरी पेपर होता है, यानी कि लीगल पेपर होता है। लीगल पेपर में इंग्लिश नहीं चलती, है ना। इसके लिए मेरे पास एक डिक्शनरी है ना, वो है लीगल डिक्शनरी। हालांकि वो एलएलबी वाले बच्चों को ज्यादा काम आती है, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रुप बन गया ना, तो जब हाँ तो ऐड कर देंगे मैम। तो जब सारे बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो मैं वो लीगल डिक्शनरी ग्रुप में भेज दूंगा। उस जैसे हम बचपन में डिक्शनरी देखते थे ना, ठीक है, उसमें लीगल वर्ड लिखे हैं। जैसे तुम उसमें डालोगे कि अप्लाई, तो उसमें लिखा आ जाएगा अप्लाई का लीगल वर्ड लेवी। तो ऐसे वो हजारों शब्दों की लीगल डिक्शनरी है। वो एलएलबी वाले बच्चों के ज्यादा काम आता है, क्योंकि उन्हें कई 5 साल तक क्या करनी होती है, एलएलबी 3 साल की, एलएलएम 2 साल की। तो 5 साल तक बेचारे वो कानूनी पेज ढूंढते रहते हैं, तो उनको लीगल वर्ड इस्तेमाल करने के लिए वो डिक्शनरी मेरे पास है। तो मैं फिर भी मैं सीए वाले बच्चों को भेज देता हूँ। तो कभी मन करे टाइम पास के लिए, है ना, मन ना लग रहा हो तो टाइम पास के लिए वो डिक्शनरी को एक बार ऑब्जर्व कर लेना कि इंग्लिश वर्ड की डिक्शनरी की तरह ही लीगल वर्ड की भी डिक्शनरी होती है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस हमें करनी है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जैसे आज मैं बताऊंगा तो कैसे करना है ना, रजिस्टर में करना है। किताब आपको यहीं से मिल जाएगी, पीवाई का आपको यहीं से मिल जाएंगे, एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन कंबाइन यहीं से मिल जाएंगे, नहीं कुछ और मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। चीट कोड पढ़ाऊंगा, जैसे आज ही पढ़ाऊंगा तो चीट कोड से पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे चीट कोड परदेश, तो परदेश का चीट कोड कहां यूज होगा ये बता दूंगा तुम्हें, है ना। और सेक्शन याद करने की ट्रिक, एक बार बताना, एनपीओ के लिए खुला गेट, वो बताऊंगा बाद में जब वो वाला एक्ट पढ़ेंगे। लेकिन वो सेक्शन तो याद हो गया ना, जब वो एक्ट पढ़ेंगे उस एक्ट में जो एनपीओ का टॉपिक आएगा, वो एनपीओ का टॉपिक लिखा है सेक्शन 8 में। फिलहाल मुझे ये जानना है एनपीओ के लिए खुला गेट, बताओ कुछ मुश्किल है याद करना। और जब मुश्किल नहीं है तो एग्जाम में अगर मैं सेक्शन लिखूंगा तो नंबर हमेशा, कोर्ट ने बताया चोर, याद भाई याद तो हो रहे सेक्शन, है ना, याद तो हो रहे हैं। तो यानी 2 सेक्शन तो याद हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था सर इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे जो आपने हमें बता दिया। फिर हमने पढ़ा था हमारे देश में 2 तरह के लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि जब हम एलएलबी करेंगे अगर तो हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में सिविल लॉ है, यानी कि सीए किस से रिलेटेड लॉ पढ़ना चाहिए, है ना, जैसे बेड डेट, राइट। तो सिविल लॉ हमारे कोर्स में, सिविल लॉ की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे फैमिली लॉ, टॉर्ट लॉ, टॉर्ट मतलब सामाजिक कुछ गलत किया, और बिजनेस लॉ। इस सारी ब्रांचेज में से हमारे कोर्स में क्या डाला गया, और बिजनेस लॉ में भी बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो हमारे कोर्स में कितने डाले गए, 6 है, वो तुम्हारे सामने लिखे हैं। टोटल पेपर कितने नंबर का आएगा, 120। कितने नंबर का, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी 5 में से वो इस तरीके से लिखा दिया, ठीक है। यहां मैंने तुम्हें बता दिया था सर इन 120 की वेटेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट 32 मार्क्स का, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी, नेगोशिएबल, और जो मैंने पिछली क्लास में बताया था वो लगभग 6 मार्क्स का, ठीक है। फिर मैंने बताया लॉ पढ़ना जरूरी क्यों होता है, लॉ पढ़ना इससे जरूरी होता है क्योंकि लॉ ही क्या है, लॉ इज द फर्स्ट एविडेंस,
कानून ही सबसे पहला क्या बनता है। तो अमरीश पुरी ने क्या बोला था, भाई यहाँ पे मंदिर की तरह नारियल नहीं चढ़ाया जाता, ठोस सबूत पेश करने पड़ते हैं। तो पहला सबूत ही कोर्ट में क्या बनता है, इसलिए मुझे लॉ पढ़ना है। ये मेरे चैप्टर मैंने लिखवाई दिए है ना। फिर हमने देखा था कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, फिर एक लीगल वर्ड तुम्हें सिखाया था, जो केस करता है उसे कौन बोलते हैं, और जिसके ऊपर होता है कि, यानी ये शब्द तुम्हें कई जगह देखने के लिए मिलेंगे, केस करने वाला प्लेंटिफ और केस को झेलने वाला डिफेंडेंट। लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंड कॉर्पोरेट, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर लॉ का जन्म कहां से होता है। तो लॉ का पहला जन्म हुआ, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज चले गए, लॉ ब्रिटिश लॉ से जन्म हुआ है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहां से जन्म हुआ, ब्रिटिश से। क्या सारे के सारे लॉ जो ब्रिटिशर छोड़ गए वही हम यूज कर रहे हैं, नहीं। कुछ लॉ हम अपने पार्लियामेंट से पास करते हैं। पार्लियामेंट से पास करने का प्रोसीजर क्या होता है, कोई लॉ अगर मुझे अपनी स्टेट में लगाना है तो वो पास करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के द्वारा, और वो कहां लगेगा। लेकिन कोई लॉ मुझे पूरे देश पे लगाना है तो वो लॉ पास होता है एमपीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में किसी भी लॉ का पहला पर्चा रखा जाता है, उस पर्चे को बोला जाता है बिल। क्या बोला जाता है, उस बिल पर पार्लियामेंट में अपर हाउस लोअर हाउस में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, फिर कागज के गोले गोले बना के फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर टेबल पीटी जाती है, और ये सब नाटक करने के बाद फिर उस पर क्या होती है, वोट होती है। और अगर वोट फेवर में हो जाती है तो उस बिल को नाम दे दिया जाता है कानून लॉ। और जैसे ही वो लॉ हमारे देश के प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं कि इस डेट से ये लॉ हमारे देश पे लग जाएगा, तो उस लॉ को नाम दे देते हैं एक्ट। हाँ भाई, तुमने लॉ बना दिया, मान लो बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग में है तो उन्होंने लॉ बना दिया। अब लॉ बना दिया तो विपक्ष को बताओगे तो लॉ है क्या। जैसे मैंने कहा एक लॉ है जिसके ऊपर पास करने की लड़ाई चल रही है, जनसंख्या कानून बिल। अभी बिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ कि हमारे देश में जनसंख्या कानून लाया जाए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लीगल लॉज बनाए जाए। अब एक्ट बन गया, तो एक्ट वर्ड क्यों दिया गया कि लॉ जो वर्ड है वो बच्चा बच्चा जानता है, तो कानून को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए नाम दिया एक्ट। एक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन पास बाय द पार्लियामेंट। दूसरा जन्म पता लग गया लॉ का, कहां से, पार्लियामेंट। लॉ का तीसरा जन्म होता है कस्टम एंड यूसेज। कस्टम का मतलब रीति रिवाज। जैसे कि मैंने बताया कि फांसी की सजा हमने नहीं बनाई भाई, रावण को भगवान राम ने मारा। क्यों मारा, क्योंकि रावण ने करी किडनैपिंग। तो मतलब राम जी के जमाने में किडनैपिंग की सजा मृत्यु थी। कृष्ण जी ने, है ना, इसको हम पढ़ेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में। फिर भगवान कृष्ण ने समझाया कि अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो चाचा ताऊ भाई मामा कुछ नहीं देखना, सबको मारना है। इसलिए लॉ में लिखा गया अगर किसी जज के सामने उसका ही सगा बेटा, उसका ही सगा भाई, उसके ही माँ बाप अगर किसी जुर्म में सामने खड़े हैं तो जज ये नहीं देखेगा कि मैं अपने पिताजी को सजा सुना रहा हूं। जज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो उस पिताजी को भी उतनी ही सजा सुनानी है जितना वो किसी एक्स मुजरिम को सुनाते। तो इसलिए घर परिवार कानून में कोई भी बाधा नहीं डालते, कोई भी रेलिवेंसी नहीं रखते। इसे बोलते हैं कस्टम, रीति रिवाजों से। डाउरी एक्ट किससे बना, रीति रिवाजों से। मैरिज एक्ट किससे बना, रीति रिवाजों से। तो बहुत सारे लॉ हमारे देश में इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किसलिए बना कि भैया कल को लड़की ने रोटी जला दी, लड़की ने दाल जला दी, लड़की ने लड़का जला दिया, है कि नहीं बात। तो भाई घरेलू हिंसा अगर हो गई, ठीक है ना, वाई शुड गर्ल्स बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। तो लड़की भी तो लड़का जला सकती है ना। तो भाई अगर ये घरेलू हिंसा हो गई तो हमारे देश के कानून बनाने वालों ने देखा क्या करें, लॉ बनाते हैं। इसी कस्टम से क्या बना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हमारे कोर्स में ये सब नहीं है पर ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर एक खतरनाक बात जो पहली बार हमें देखने के लिए मिला कि अंग्रेज भी चोर थे।
अंग्रेजों ने सोना तो चुराया, पर अंग्रेजों ने हमारा एक ट्रेडिशन भी चुराया। उन्होंने देखा कि चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पहले इंडिया वाले हुंडी यूज करा करते थे। नाम जोग हुंडी, याद आई बात, दर्शनी हुंडी। तो उन्होंने उस नाम जोग हुंडी को बना दिया चेक, कि जिसका नाम चेक पे लिखा होगा बैंक उसे पैसा दे देगा। पहले हम इसे क्या बोलते थे, नाम जोग हुंडी। फिर एक प्रोमिसरी नोट, उसे बोल दिया दर्शनी हुंडी, है ना, कि जो भी ये प्रोमिसरी नोट लेके आएगा मैं उसको क्या दे दूंगा, पैसा दे दूंगा। अब जो हमारी हुंडी हुआ करती थी उसे अब क्या नाम दे दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये तुम्हारे कोर्स में भी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे हमारे देश में कानून का जन्म आज भी होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो इसका मैंने तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दिया, मुन्नी बदनाम हुई। तो ये गाना आया था, उसमें वर्ड अरबाज खान ने बिना इमामी से पूछे यूज किया झंडू बाम। झंडू बाम ने बोला हमारी कंपनी की इंसल्ट की गई है, ब्रांड की इंसल्ट की गई है। तो मुंबई के हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे का नाम, ब्रांड का नाम क्या करता है और इंसल्ट पाई गई तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो मैंने बताया कंपनसेशन दिया था अरबाज खान ने लगभग 17-18 करोड़, है ना, 5-5 करोड़ उनसे लिए गए और उनका एड भी करवाया था। अब ये पूरे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ बन गया, अगर कोई भी बंदा, कोई भी फिल्म मेकर किसी भी ब्रांड का नाम बिना पूछे यूज करेगा तो भाई पैसा हर्जाने के तौर पर तैयार रखना, है ना। जैसे मैंने बोला एक्स फिल्म मेकर ने नाम यूज कर लिया फेविकॉल, और फेविकॉल ने कहा ये तो हमारी इंसल्ट हुई है, तो फिर वो एक्स फिल्म मेकर क्या करेगा, स्यू। जब फेविकॉल स्यू करेगा तो क्या होगा, अब कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा। कोर्ट पता क्या बोलेगा, जो फैसला मुझे सुनाना है वो फैसला मैं ऑलरेडी अरबाज खान के केस में सुना चुका हूं, इसलिए उसी फैसले को रिपीट करते हुए फिल्म मेकर बिना टाइम वेस्ट करे हमारा भी और अपना भी इतना हर्जाना फेविकॉल कंपनी को दे दे, क्योंकि फेविकॉल कंपनी का डिमोशन हुआ है। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ जाते हैं वो हमारे देश में कानून और लॉ का रूप ले लेते हैं और मुझे उसको फॉलो करना पड़ता है बिना कोर्ट का टाइम वेस्ट किए। तो जज साहब बोलेंगे अगली बार भाई कोर्ट क्यों आ रहा है, इसका लॉ बन चुका है, अरबाज खान वाला केस पढ़ ले, लॉ बन चुका है। समझ में बात। तो ये हमने पिछली क्लास में क्या सीखी थी, बेसिक चीजें सीखी थी कि लॉ क्या होता है, कहां से जन्म होता है और हमें कैसे पढ़ना है, कितने तरह के लॉ होते हैं, लॉ की डेफिनेशन। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगली बात। अब अगर हमें बात करनी है आज, है ना, तो सबसे पहले एक बात देखते हैं कि कई लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है और वो तुम्हें भी होगा। अब जैसे क्या तुमने सारे लॉ पढ़ रखे हैं, सारे लॉ पढ़ रखे, नहीं पढ़ रखे, नहीं पढ़ रखे। अब ऐसे भाई एक अंकल जी हमारे बाइक से जा रहे थे, है ना, उन्हें पुलिस वाले अंकल जी ने पकड़ लिया। कितने थे वो, हाँ भाई। अब इंडिया में अंकल जी जा रहे हैं भाई हमारे लोग, है ना, इतने लोग इंडिया में जा रहे हैं। अंकल जी ने ट्रैवलिंग कंपनी खोल रखी है अपने बच्चों को छोड़ने की। अब सुनेंगे ध्यान से, अगर इतने लोग इंडिया में बैठ के जा रहे हैं एक बाइक पर, ये लीगल है या नहीं है। अब पुलिस वाले अंकल जी ने रोक लिया। अब सुनना ध्यान से, अब मान लो तुम ही एक बाइक पे जा रहे हो, स्कूल में तो हम ऐसे ही करते थे ना भाई, एक दोस्त की बाइक है और ऐसे लटक के जाते थे हम, एक दोस्त की बाइक है और ऐसे लटक के जाते थे, है ना, राइट, इस तरीके से। अब भाई मुझे भी छोड़ दे, पीछे वाला तो बेचारा देखो कहां लटका हुआ बेचारा, उसको तो पीछे वाले नहीं पकड़ रखा है ऐसे। पुलिस वाले अंकल जी मिल गए भाई, पुलिस वाले अंकल जी मिल गए, पुलिस वाले अंकल जी ने हाथ दिया, खुद पुलिस वाले अंकल जी आगे आ गए, तुमने रोक लिया, अंकल जी ने साइड में लगा ली बाइक। अंकल जी ने बोला भाई बाइक को हिंदी में बोलते हैं दुपहिया वाहन, और दुपहिया में सीट कितनी लगी है, एक, कितने बिठाएगा भाई, 2, चल तूने 3 बिठा ली, चल मजबूरी हो गई, खुद तो तू टंकी पे बैठा है,
टंकी से भी आगे हैंडल पे, बाकी तूने 7 जने और बिठा रखे कहां, पीछे, और पीछे वाला तो बेचारा मौत के मुंह में झूल रहा है वो, है कि नहीं बात। अब ये बताओ, पुलिस वाले अंकल जी कहने लगे भाई चालान कटेगा, ओवर है ना चलाने का या ओवर वेट करने का, एक्स्ट्रा लोगों को बिठाने का चालान है, मान लो फॉर एग्जांपल 2000 रुपए, 2000 रुपए क्या लगेगा, चालान लगेगा। उनमें से एक बालक बिल्कुल तुम्हारे जैसा होशियार है, वो कह रहा अंकल जी चालान, पूरा चालान देंगे, घबराने वाली बात नहीं, पूरा चालान देंगे, बस मेरी एक छोटी सी बात समझ लो। हाँ मैंने मान लिया हमने हेलमेट नहीं लगा रखा, हम स्कूल के बच्चे होते हैं, लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, हेलमेट का चालान अलग, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का चालान बिना लाइसेंस के चालान है 10,000 रुपए का, हेलमेट नहीं है 2000 का अलग, लाइसेंस का अलग, बाइक पे ज्यादा बिठा रखे हैं, पता लगा बाइक के पेपर भी नहीं थे, पापा के पास है उसके पेपर, यानी टोटल चालान 20,000 का बैठ रहा है फॉर एग्जाम्पल। अंकल जी कह रहे हैं कि भाई रिश्वत की कोई बात मत करिए मुझसे, आज तो सरकार का 20,000 का मुनाफा करा के मानूंगा, तुम्हारे जैसे खतरनाक लोग जो 7-8 बात बैठे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब तुम कह रहे हो सर 20,000 रुपए बिल्कुल देंगे, सब मिलके देंगे, आपको चालान के पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं 12th का बालक हूं, मुझे आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि बाइक चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। पुलिस वाले अंकल जी खोपड़ी भन्ना गई, पुलिस वाले अंकल जी कह रहे क्या बोल रहा, फिर से बोलियो। अंकल मैं कसम खा रहा हूं, कसम, मुझे फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, चाहे मैंने सोशल साइंस पढ़ी हो, एसएसटी पढ़ी हो, ज्योग्राफी पढ़ी हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ी हो, अकाउंट्स पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ाई को पढ़ी हो, किसी भी चैप्टर में यह नहीं लिखा कि बाइक चलाने के लिए क्या नियम फॉलो करने हैं, हेलमेट होना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ाया। तेरे पिताजी ने नहीं बताया, नहीं, पिताजी खुद हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है। लाइसेंस चाहिए, मुझे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हमारे पास, हमने कभी लाइसेंस बनवाए नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी को भी किसी ने नहीं बताया, समझ रहे बात को। और बाइक पे 2 ही बिठा सकते हैं, 5 नहीं बिठा सकते, बल्कि हम तो एडजस्टिंग नेचर के, देखो कितने सारे एडजस्ट हो रहे हैं, है ना, किसी ने नहीं बताया। तो पुलिस वाले अंकल जी आप बताओ, आपको कैसे पता कि इतने इतने रुपए में इतनी गलतियों पे इतना इतना चालान है। मैंने कहा भाई लिखा है, लिखा है तो मतलब आपको पढ़ाया गया होगा। मैंने कहा आपको तो पढ़ाया, मुझे तो पढ़ाया नहीं, फिर किस बात का चालान, समझ रहे बात को। अब भाई इस बात पे झगड़ा हो गया, पुलिस वाले अंकल कहने लगे भाई अजीब सी बातें कर रहा है लड़का, ये कह रहा है मुझे पढ़ाया नहीं गया, जब मुझे पढ़ाया नहीं गया तो चालान किस बात का, मुझे बताओ तो, मुझे बताओ ये होगा, और मैं गलती करूं तो फिर चालान। अब ये बात कहां पहुंची, कोर्ट तक पहुंची, कि कुछ बच्चे या कुछ बालक ये कह रहे हैं जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं, उस चीज के बारे में मेरी गलती नहीं, तो मुझे नॉलेज दो, फिर मैं गलती एक्सेप्ट करूंगा। तो जज ने बोला क्रिमिनल एक्ट पढ़ा है, बच्चा बोला नहीं। पुलिस वाले अंकल से बोला भाई तुमने पढ़ा क्रिमिनल एक्ट, वो कह रहा नहीं सर मैंने तो ट्रैफिक एक्ट पढ़ा, क्रिमिनल, चक्कू ला इसके पेट में घोप दे। बच्चा कह रहा क्या करवा रहे हो सर, जुर्म करवा रहे हो सरेआम। तो जज साहब कह रहे तुझे कैसे पता ये जुर्म है, किसी के पेट में चक्कू मारना, तूने पढ़ा क्रिमिनल, अभी तू बोल रहा क्रिमिनल एक्ट नहीं पढ़ा। नहीं सर क्रिमिनल एक्ट पढ़ा नहीं पर पता है। जज साहब ऐसे मत करो कि जेल में ले जाए सर, इसके पेट में चक्कू मार दे। जज साहब मैंने पढ़ानी पर मुझे, तो जज ने बोला जब तूने पढ़ानी और तुझे पता है कि पेट में चक्कू मारने से मर जाएगा आदमी तो ये जुर्म है, तो जब तूने पता नहीं, तो जब तूने पढ़ानी तुझे ये क्यों नहीं पता बाइक पे कितने लोग बिठाने और हेलमेट और लाइसेंस होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो जज इसलिए खतरनाक होते हैं जज। तो जज ने लिखा, अंग्रेजों के हुआ था एक केस, तो जज ने लिखा ब्रिटिश लॉ में जो पूरी दुनिया में माना जाता है, लॉ ऑफ लैंड, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप किसी भी लॉ को हमारे देश में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो कोई बहाना नहीं है। इसको बोला जज साहब ने, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ। अब अकाउंट्स का यहां मतलब, लैंड का मतलब अकाउंट्स का जमीन नहीं है, यहां लैंड का मतलब है बेस। बेस का मतलब है जिंदगी में, अब ये बात तुम ध्यान रखना कि चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तुम अगर कोई भी काम करने जा रहे हो तो जज ये मान के बैठता है, उसमें सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जज ये मान के बैठता है उससे रिलेटेड जो भी लॉ है वो तुमने पढ़ना तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें पता और पढ़ना छोटी बात है, तुमने उसे समझ रखा है। एक है पढ़ना और एक है, तो कई लोग कोर्ट में ऐसे भी खेल जाते हैं, समझ रहे बात को। भाई एक बंदा कह रहा है सर मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है पर मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरी गलती क्या है इसमें? तो जज ने बोला भाई ये बड़ी बढ़िया बात है, पढ़ लिया पर, तो जज ने ये बोला इग्नोरेंस ऑफ लॉ का मतलब है, लॉ ऑफ लैंड का मतलब है तुमने अगर कोई भी काम किया उससे रिलेटेड जो भी लॉ है वो तुम्हें पता है, और बल्कि इसलिए जज ने बोला इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, समझ गए। जिंदगी में तुम्हें कोई भी सारे क्रिमिनल एक्ट तो तुम शायद कभी नहीं पढ़ोगे जब तक एल भी ना करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने क्रिमिनल एक्ट नहीं पढ़ रखा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर तुमने क्रिमिनल कोई भी एक्टिविटी करी तो क्या माना जाएगा? तुम्हें क्रिमिनल एक्ट पता है। ट्रेन में चढ़ गए, टिकट चेक कराया, टिकट दिखा, तुम कह तू दिखा पहले, तू भी तो घूम रहा ट्रेन में, टिकट चेक करा, भाई क्या चक्कर है ना, तू दिखा पहले, मुझसे टिकट मांग रहा है ना, तू दिखा पहले टिकट। घूम रहा काला कोट पहन के, काला कोट में तो मैं भी आ जाऊंगा। अब टिकट चेकर से झगड़ लोगे क्यों? जज साहब ने बोला इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, ट्रेन में, ट्रेन तो छोड़ो, प्लेटफॉर्म पे कदम रखते तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी नियम कानून, रेलवे एक्ट बनाया गया है, जज ये मान के बैठेगा तुमने रेलवे एक्ट समझा हुआ है। तो टीटी से बहस मत करना, सीआरपीएफ वाले आ जाएंगे, पुलिस वाले, वो पकड़ लेंगे, वो समझा देंगे कानून। समझ में ना बात? तुमने जिस दिन बाइक को हाथ लगाया, स्कूटी को हाथ लगाया, उस दिन जज ने मान लिया तुम्हारे शहर के क्या, तुमने ट्रैफिक एक्ट के सारे नियम समझ रखे हैं, है कि नहीं बात? बात समझ में आई ना? ऐसे जिंदगी में अगर किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करी तो एक बात ध्यान रखना, जितना तुमने पार्टनरशिप एक्ट 12th में पढ़ रखा है ना, वो बहुत छोटी चीज है। जज ये मान के बैठेगा जिस दिन तुमने पार्टनरशिप एक्ट में किसी दोस्त यार के साथ पार्टनरशिप कर ली किसी बिजनेस में, तो जज ये मानेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जितने भी सेक्शन है वो सारे तुमने समझ रखे हैं। उसके बाद तुमने डीड बनाई है पार्टनरशिप की। तुमने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो जज ये मान के बैठेगा इक्विटी शेयर खरीदते टाइम पे तुम्हें कंपनीज एक्ट की नॉलेज पूरा, जो तुम फाउंडेशन में पढ़ोगे, इंटर में पढ़ोगे, फाइनल पढ़ोगे। कंपनी एक्ट कितना बड़ा है जो तीनों लेवल पे पढ़ाया जाता है, जैसे मान के बैठेगा तुमने पढ़ रखा है। समझ में आ गई बात? तो अगली बात, अगर तुमने कोई सामाजिक गलत काम किया है ना, जैसे भाई तुम पार्क में घूम रहे हो, तुमने बोला पेड़ तोड़ देते हैं आज, है ना, पेड़ पे चढ़ गए या कोई स्ट्रीट लाइट फोड़ दी, तो जज ये मान के बैठेगा ये सब हरकतें करते टाइम पे तुमने लॉ ऑफ टॉर्ट, सामाजिक, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला लॉ ऑफ टॉर्ट तुमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है मतलब नहीं है, जज ने मान लिया, जज ने मान लिया कि तुमने इस बात को जज ने कैसे लिखा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, अगर तुमने अपनी गलती से लॉ को इग्नोर किया है तो जज इसका बहाना नहीं बनाएगा तुम्हारे सामने। तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, अपने आप पढ़ना है भाई। और इसमें पढ़े और अनपढ़ का कोई रोल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है और वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको भी जज क्या मानेगा कि भाई तूने पढ़ रखा है। अब कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया, वो कह रहा है साहब मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे तो कहा था बेच दो तो मैं बेचने लगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बेचते क्या है। तो जज ने बोला फालतू मत बोल मुझसे कि तुझे पता नहीं है क्या बेचते हैं और तुझे पता नहीं कि ये काम इल्लीगल है। तो ये सब बहाने रोना धोना कोर्ट में नहीं चलेगा, सजा तो, क्योंकि जज ये मानेगा जो भी काम तुम कर रहे हो वो, भाई ये मैं कैसे मान लूं कि तुझे पता ही नहीं है कि क्या बिकवा रहा था उससे। भाई मैं तुमसे कहूं कि यार मेरा ये सामान है ना, जितना तुम बेचोगे मैं तुम्हें बढ़िया कमीशन दूंगा, एक प्रोडक्ट बेचने पे तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तो तुम पूछोगे ना सर 10,000 रुपए दे रहे हो इतनी चीज बेचने के, ये है क्या, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा मैं, कोई पुलिस तो नहीं आ जाएगी, जेल तो नहीं हो जाएगी? पूछोगे नहीं पूछोगे? तो तुम्हारा राइट है और तुम अपना राइट नहीं इस्तेमाल कर रहे तो जज मानेगा तुम्हें वो पता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या बना, लॉ ऑफ लैंड।
तो जहां हमने लीगल वर्ड लिखने शुरू किए थे वहां लिखो लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का मतलब नोइंग द लॉ। लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? नोइंग द लॉ, कि मुझे लॉ के बारे में पता है। लॉ ऑफ लैंड मतलब जो भी मैं ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी लॉ है वो मुझे पता है। तो कल को अगर स्कूटी पे हाथ लगा रहे हो, चला रहे हो, तो जज मानेगा तुम्हें स्कूटी के लॉ, ट्रैफिक नियम के बारे में सब कुछ। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लैंड। बोलो, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लैंड। ठीक है ना? अब ये बता, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं। जब मैंने एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, पढ़ाते टाइम पे ना, पार्ट टाइम पढ़ाता था सुबह सुबह, फिर कंपनी में जॉब करता था। तो एक लीगल कंपनी में मैं जॉब करने गया था। उस कंपनी में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, है ना, उसमें मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लॉ ऑफ लैंड पे पूछे गए थे, है ना। मैंने क्या जवाब दिया, हालांकि उस इसी जवाब की वजह से मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी आईटी पे, अगर आईटी का जो होता ना, आईटी एक्ट, उसमें अगर कोई चोरी कर ले, है ना, तो उसके लॉ से रिलेटेड तुम्हें लॉ पता नहीं भाई, तुमने आईटी एक्ट नहीं पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम्हें नौकरी पे क्यों रख रहे? तो मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा सर, लॉ में हम एक चीज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लैंड। अगर किसी को किसी लॉ के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, उस लॉ के बारे में पता करना ज्यादा जरूरी है। तो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड, मुझे आईटी एक्ट के बारे में नहीं पता, पर अगर आप मुझे जॉब दोगे तो मैं जॉब वाले दिन पूरा आईटी एक्ट आपको पढ़ के समझ के बता सकता हूं। बिकॉज लॉ ऑफ लैंड सेज कि कोई भी बंदा, सारे हमारे देश में 26,000 एक्ट है। कितने? तो 26 के 26,000 पढ़ लोगे क्या? 6 पढ़ने में इतने दिन लग जाते हैं। तो तुमसे कोई कहते 600 पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने कहा सर, हमारे देश में 26,000 से ज्यादा एक्ट है, तो कोई एक्ट की अगर नॉलेज नहीं है तो लॉ ऑफ लैंड कहता है कि उस एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस आंसर से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा दिस इज राइट, तुम्हें लॉ ऑफ लैंड का पता होना चाहिए कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूं वो मुझे आता नहीं है, पर मुझे पता होने की पूरी संभावना है, मैं उसको पता कर सकता हूं। तो देखो, तुमने आज तक क्या नहीं पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन अगर तुम किसी से पार्टनरशिप करोगे तुम कह सकते हो लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि मुझे उसके बारे में पता होना, तो मैं कर लूंगा ना पता, मैं कर लूंगा ना पता, बात खत्म, है ना। इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा किसी से तो लॉ ऑफ लैंड ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता होना चाहिए। इसलिए तो लॉ ऑफ लैंड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूं मैं। बात समझ में आई? राइट। इसलिए पहले एक्ट हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो एज पर लॉ ऑफ लैंड, जिस भी चीज को तुम दुनिया में करते हो उसके बारे में तुम्हें लॉ पता होना चाहिए। तो बताओ, तुमने क्या जीवन में कॉन्ट्रैक्ट किया? रोज कर रहे हो? नहीं, मेरे साथ नहीं, बचपन से रोज कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं लगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, रोज कॉन्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं, आज तक हमें पता नहीं लगा। ये क्या होगा हमारे साथ, हमें अंधेरे में रखा गया है। सर तुमने अपने आप को अंधेरे में रखा है भाई, तुम्हें किसी ने अंधेरे में रखा, तुमने खुद अपने आप को अंधेरे में रखा है। बताओ कैसे? तुमने ये भाई, ये पेन जो है चुराया है? पक्का भाई? रजिस्टर, प्यारे प्यारे बालक मेरे, जितने भी रजिस्टर लेके आए, चुराए खरीदे हैं? खरीदे हैं ना, चुराए तो नहीं है। अगर चुराए नहीं है, खरीदे हैं, इसका मतलब तुम्हें पता हो ना पता हो, तुमने रजिस्टर बेचने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। रजिस्टर बेचने वाले ने बोला इस रजिस्टर के में 200 पेज हैं। एक दिन तुम्हारी खोपड़ी घूम गई, तुमने कहा भाई आज गिन के रहूंगा, पता लगा उसमें निकले 195, 195। वापस लेगा नहीं लेगा? लेगा नहीं लेगा? लेना पड़ेगा भाई, उसने क्या क्या बेचा था। तो इसमें 5 पेज कम कैसे? 5 पेज कम कैसे हो गए? समझ ना बात? अब पता वो क्यों लेगा? क्योंकि दुकानदार बेचने वाला जानता, तुम नहीं जानते। दुकानदार बेचने वाला जानता तुम्हारे साथ उसने रजिस्टर का ये क्या किया है। इसलिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता रहे कि कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे राइट्स क्या है। क्या मैं पूरा रजिस्टर वापस कर दूं?
क्या वो मुझे पूरे पैसे दे देगा? मैंने 2-4 पेज में अगर भर दिया रजिस्टर, है ना, तो क्या मुझे आधे पैसे मिलेंगे? समझ रहे हो? इसलिए पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो वो भी क्या है, रोज मम्मी कुछ मंगा रही है, आटा दाल चावल दूध दही मक्खन ब्रेड ला रहे हो रोज, ये भी क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट। घर में अखबार आता होगा, अखबार वाले भाई निशाना मार के फेंक के जाते हैं, है ना, तो निशाने मारने का भी क्या है उनका, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। उसका तो बिल भी आता है, तो बिल क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? इसका मतलब बचपन से लेके 55 तक डेली जो भी घटना तुम कर रहे हो, जिसके बदले में तुम सामने वाले को क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और सामने वाले से क्या ले रहे हो, सामान ले रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें तुमने क्या कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कर दी। तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं कि आप प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के तो पढ़ रहेगा, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को प्रूफ कैसे करूंगा, इसलिए तो पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बोलो। अभी मैं पढ़ाता हूं, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या नोट करना है, कैसे नोट करना है। अभी तो हम अब पहला चैप्टर क्या शुरू कर रहे हैं, यानी कि पहला एक्ट कौन सा है तुम्हारा, इसका मतलब हर चीज अपने आप में क्या है, इसलिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना जरूरी है। अगर मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं ना देश का, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11वीं क्लास में डाल दूं, 11वीं तो छोड़ो 9वीं क्लास में डाल दूं, क्योंकि हर एक देश के बच्चे को पता होना चाहिए क्या, कि मैं जो डेली कर रहा हूं ना वो सब क्या है भाई। मैं स्कूल में पैटीज ले रहा हूं, मैं कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूं, मैं एक छोटा सा पेन पेंसिल रबड़ ले रहा हूं, ये सब अपने आप में क्या है। मुद्दा ये नहीं है कि उसका अमाउंट 1 रुपया है, मुद्दा ये नहीं कि अमाउंट 1 रुपया है, मुद्दा ये कि वो डील कॉन्ट्रैक्ट है। तो कानून कहता है पैसा चाहे 1 करोड़ चाहे 1 रुपया हो, हर एक बंदे का अधिकार बराबर होना चाहिए। जितना 1 करोड़ की बेईमानी में तुम्हें हर्जाना मिलना चाहिए, है ना, उसके प्रोपोर्शनेटली 1 रुपए की बेईमानी में भी क्या मिलना चाहिए, हर्जाना मिलना चाहिए। बात समझ में आई ना, राइट। इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं बचपन से क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट बोलकर ही होते हैं, क्या लिखकर भी हो सकते हैं? तो भाई लिखकर कैसे होंगे, नहीं वो भूल जाओ, पार्टनरशिप भूल जाओ। अब तुम कहोगे सर जब मैंने सामान खरीदा था मोबाइल, तो मोबाइल का मुझे रिसिप्ट मिली थी, कैश मेमो कह दो आप या बिल कह दो, ये सब भी छोटी चीजें। असली कॉन्ट्रैक्ट मैं तो बताता हूं कैसे होता है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तुम बोलकर नहीं करना चाहते, तो बोलकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं होता, जब नहीं होता जब तुम्हें सामने वाले पे भरोसा ना हो। या तुम कह रहे हो ना सर उसने वो मुकर गया बाद में दुकानदार, मैंने तो नहीं बेची तुझे रेडी है, चाहे वो 50-60 रुपए के लिए झूठ बोल दे वो, अगर मुझे सामने वाले पे भरोसा नहीं है। दूसरा, जब अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो जज कहते हैं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट में, वार्तालाप के कॉन्ट्रैक्ट में यह प्रूफ करना मुश्किल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया और वो सच में किया है कि नहीं किया। तो इससे बढ़िया तुम क्या करो, लिखकर कर लो। तो लिखकर कॉन्ट्रैक्ट जब किए जाते हैं जब मुझे सामने वाले पर भरोसा ना हो, और भैया वो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं टेंटेड ऐसे, इस पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो जब मैं किसी पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई बीच के 2 पेज फाड़ दियो, ऐसा थोड़ी होगा। उस पर लिख दोगे क्या, ऐसे कहूंगा कॉपी के पीछे वाले पेज पे लिख लेते हैं कि मैं अंकुर अग्रवाल तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, तुम इसके बदले मुझे ये फीस दोगे, और फिर हम दोनों साइन कर देते हैं। ऐसा जज कह रहे कॉपी के पेपर पे लिखना इजिकल टू ओरल, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जज साहब मैं इससे आगे निकलना चाहता हूं, मुझे भरोसा नहीं है किसी पर भी, आज की दुनिया में भरोसे की दुनिया है नहीं। अब मुझे अगर भरोसा नहीं है तो जज साहब आप मुझे बता दो, फाइनली आप मुझे बता दो कैसे करूं कॉन्ट्रैक्ट लिखकर। तो जज ने बोला अगर किसी भी बंदे के साथ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसको ये धमकी देनी है कि बेटा अगर तूने काम नहीं किया तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, तो उस कोर्ट में घसीटने से पहले ये पेपर तैयार कर लियो भाई, क्योंकि इसके बेस पर ही तू क्या कर सकता है, सामने वाले को कोर्ट में घसीट सकता है। इस पेपर को बोलते हैं स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं बाबू, है ना, सुना होगा तुमने। घर वाले कई बार कहते हैं 10 रुपए का 20 रुपए का स्टैम्प पेपर लिया है ना, वो सब बताऊंगा चिंता मत करो, है ना।
पहले पढ़ेंगे ना, आगे बताऊंगा ना। अब ये देखो, ये कंटेंट मैंने किया, तो मैंने जो कंटेंट किया कितने रुपए के पेपर पे किया, अभी बता दूंगा। 50 कब लगता है, 10 कब लगता है, 1000 कब लगता है, लाख कब लगता है। जब मैंने कंटेंट किया तो मैंने कंटेंट होटल इंडस्ट्री से किया। उस होटल इंडस्ट्री को मैंने बोला, अब देखो ये कंटेंट मैंने किया केरल में जाके। कहां जाके? जब मैं वहां गया तो वहां पे जो होटल इंडस्ट्री थी वो होटल मुझे बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे एक डील दी। उन्होंने बोला सर पूरे साल में कभी भी केरला घूमने आना, आपको जगह पसंद आई केरला, है ना, पूरे साल में आप कभी भी केरला घूमने आना, तो आपको ना कभी भी चाहे पीक सीजन हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। होटल आपको, अपना होटल आपको क्या देगा, रूम आपके लिए बुक रखेगा। बस आप हमें 20 दिन पहले बता देना, टिकट तो कराओ गई कि सर मैं इस दिन आऊंगा, तो पीक सीजन भी होगा, हम आपके नाम का क्या करेंगे, रूम बुक करेंगे, किसी को अलॉट नहीं करेंगे। मुझे बढ़िया लगा, मैंने कहा चलो भाई सर्दियों का सीजन होगा, दिसंबर जनवरी, तो केरल घूमने चले जाएंगे फिर से। तो मैंने होटल वाले से बोला कि भाई ये मैं आपके साथ डील कर लेता हूं, और इस डील को करते टाइम पर मैं एक पेपर पर क्या लिखवा दो, डील लिखवा दो, ट्रांजैक्शन लिखवा दो। तो उन्होंने बोला दिस इज परचेज एग्रीमेंट मेड विद द डेट अबव, कंट्री वेकेशन। होटल वाले क्या करेंगे, आपको क्या देंगे, होटल में रूम देंगे। फिर ये बातें लिख दी, बात समझ में आई? अब ये बन गया मेरे और होटल के बीच के स्टैम्प पेपर की डील। क्या बन गई, डील बन गई। अब केरल में ये डील बना दी गई 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। अब मुद्दा ये आया कि भाई इसको क्या नाम दिया जाए। जज ने बोला स्टैम्प पेपर को क्या स्टैम्प पेपर नाम देंगे, बोलो। तो जज ने इस प्यार को पता क्या नाम दिया, जो तुम देख रहे हो। ये क्या लिखा है बाबू, और आगे क्या लिखा है। तो जज ने बोला आज के बाद अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे से स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होंगे भी किस पे, स्टैम्प पेपर पे। अगर आज के बाद कोई बंदा किसी बंदे से स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे डील ऑन द स्टैम्प पेपर, छोटी बात है, टुच्ची बातें हैं, डील ऑन द स्टैम्प पेपर अच्छा लगता है, इंग्लिश के वर्ड है। जज ने बोला आज के बाद मैं उसे क्या बोलूंगा, एग्रीमेंट। ये तुम्हारे मेरे बीच में क्या है। तो जज ने बोला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का पहला कदम क्या होता है, एग्रीमेंट कर। एग्रीमेंट बना, तो मैंने एग्रीमेंट बनाया किस पर, स्टैम्प पेपर पर। तो जिस भी स्टैम्प पेपर पर कोई भी डील लिखी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट पे डील लिख दी तो फाइनल हो गई, क्यों, क्या एग्रीमेंट पे डील लिखने से चीजें फाइनल हो जाती है क्या। अगर भाई सिर्फ एग्रीमेंट पे डील लिखने से चीजें फाइनल होती है तो सबसे पहले मैं क्या लिखता, अंबानी का एंटीला मेरा। अंबानी घर का नाम एंटीला है, 600 कमरे हैं, 600 कमरे हैं उस घर में। मतलब बचपन में तुम और मैं आइस पाइस खेले तो बुढ़ापे में मिले, ढूंढ ही ना पाए एक दूसरे को। 600 कमरे, कौन भाई, रहने वाले 10 लोग भी नहीं है लेकिन कमरे 600 है ना। 6-7 हजार करोड़ का घर, 600 कमरे हैं और 100 से ज्यादा घर के अंदर पार्किंग है। अब अगर एग्रीमेंट पे लिखने से सब कुछ मेरा हो जाए तो छोटा मोटा क्यों सोचना, घर चाहिए तो क्या लिख दो, अंबानी का एंटीला मेरा। तो यहां मैंने खूबसूरत तरीके से लिख दिया अंबानी का घर जो 5,000-6,000 करोड़ का है, अंबानी का घर हो गया मेरा। अब क्या ये खूबसूरत सपने लेने से घर मेरा हो गया, बोलो। फिर हाँ, कल की न्यूज पता है क्या है, अंबानी का 1 साल का बिजली का बिल आया 35 करोड़, उनके घर का। एंटीले का बिल 35 करोड़। 600 कमरे में, हर कमरे में लाइटें जला के रखते हैं क्या। अब बताओ, जिस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 35 करोड़ आ रहा हो, है ना, उस घर की कीमत तो सोच सकते हो। तो क्या वो घर मेरा हो गया। अगर मुझे घर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप आगे जाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं बाबू, बोलो, सिग्नेचर। ये मेरे साइन हो गए, ये विटनेस के साइन हो गए। पर क्या मेरे और विटनेस के साइन से ही सब कुछ हो जाएगा क्या। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी से किया है तो उस कंपनी के ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर विद प्रॉपर स्टैंप ऑफ द कंपनी। साथ में क्या लगा होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए। साथ में क्या लगी होनी चाहिए, स्टैंप।
समझ में आ रही है बात? बोलो भाई। इसका मतलब जब भी आप किसी कंपनी से डील करते हैं तो कंपनी का जो पर्सन साइन कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? तुमने मुझसे डील करी, आज मैंने साइन कर दिए, कल को मैंने कंपनी छोड़ दी तो तुम मेरे पीछे भागोगे, अबे यार यहाँ पे अंकुर सर थे यार, वो कहां चले गए, उनके ऊपर केस करना है, उन्होंने बेईमानी। अरे तो मेरे को थोड़ी पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे? अब ये बात कैसे प्रूफ होगी कि ये साइन जिस बंदे ने किया वो तो कंपनी में नहीं रहा, लेकिन ये डील कंपनी से हुई है। इसका मतलब स्यू मैं कंपनी के ऊपर उसकी स्टैम्प देख के करता हूं और मैं जज को ये बोलता हूं ये जो पर्सन है ये रहे ना रहे आपकी कंपनी में, लेकिन मैं केस आपकी कंपनी के ऊपर ही करूंगा। इसलिए कंपनी का जब एक्ट पढ़ेंगे तो आप जानोगे कंपनी एक्ट में लिखा है सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन स्टैंप ऑफ द कंपनी। अब स्टैंप लग गई, अब जैसी स्टैंप लग गई अब ये क्या बन गया? अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया बाबू। अब क्या बन चुका है? अब तुम कह सकते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देने के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है। पहला कौन? और एग्रीमेंट पे क्या करा लेना। अब एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एग्रीमेंट शुड बी ऑन स्टैम्प पेपर, क्योंकि लॉ में ये लिखा। एग्रीमेंट पे साइन करा दिए, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, है ना। अब जज को ये सारी बातें तो बहुत बढ़िया लगी, सर आपने बहुत बढ़िया किया, मजा आ गया पढ़ के, है ना। बच्चों को समझ में भी आ गई बात कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है तो एक एग्रीमेंट लेना है, उस एग्रीमेंट पे क्या करा लेना है? साइन। अब जज ने बोला यार एक बात बताओ अंकुर सर, आप ये बताओ जब आप छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे। नहीं मैं अब भी छोटा बच्चा हूँ, अब भी शरारत करता हूँ। तो जब आप छोटे बच्चे थे बहुत शरारत करते थे, चौथी पांचवी क्लास में, तो पहली शरारत आपने अपने स्कूल में ये शुरू की होगी कि मैडम ने बोला होगा कि पापा के साइन कराना, और पापा के साइन खुद ही मार लिए होंगे। भाई तुम सबने भी करें, हंस कर, है ना। कभी कभी मैंने भी किए और पापा के साइन खुद कर लिए। अब क्या चौथी क्लास के बच्चे को साइन वर्ड पता है कि नहीं पता? और अगर चौथी क्लास के बच्चे को एक शब्द पता है तो ये कानून की बेइज्जती है कि कानून के शब्द किसी बच्चे को पता है। जज ने कहा ये बेइज्जती हम नहीं सहेंगे, होने नहीं देंगे। जज ने बोला आज के बाद जो लोग साइन बोलते हैं हम उसे साइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइन तो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को ही पता है साइन क्या होते हैं। तो फिर अगर तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को कानूनी वर्ड पता लग गए तो कानून की घंघोर बेइज्जती है ये, फिर वो लीगल लैंग्वेज ही क्या जो इंग्लिश बन जाए। तो मैंने कहा जज साहब सही कह रहे हो, बेइज्जती नहीं होने देंगे लॉ की। आप बताओ खतरनाक शब्द की मजा आ जाए, है ना। तो जज ने बोला सिग्नेचर को हम लीगल वर्ड से रिप्लेस करेंगे और उस लीगल वर्ड का नाम होगा एनफोर्सेबिलिटी। अब सुनना ध्यान से, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या? इसमें एक वर्ड देखो क्या है, फोर्स। क्या वर्ड है? इस फोर्स वर्ड का मतलब है कि किसी भी चीज को फोर्सफुली घसीटना। भाई फोर्स का मतलब क्या है? धक्का देना है, घसीटना। इस एनफोर्सेबिलिटी वर्ड को ही हमारे देश में क्या बोला जाता है? मैं तुम्हें कोर्ट में, तो जो वकील आम आदमी की भाषा यूज करते हैं वो बोलते हैं भाई मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, और जो वकील टेक्निकल भाषा यूज करते हैं वो कहते हैं भाई मैं तुझे कोर्ट में एनफोर्स करूंगा। तो घसीटना मतलब भी फोर्सफुली घसीटना, और फोर्स का मतलब क्या? फोर्सफुली किसी को ले जाना। अब ये बताओ इस चीज की नौबत कब आएगी? तुमने बोला एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जाएगा, पहला सवाल कहां किया जाएगा? तो एनफोर्सेबल इन कोर्ट। किसके द्वारा किया जाएगा? लॉ के द्वारा। परचेजर किसके द्वारा करेगा? लॉ के द्वारा। कहां करेगा? कोर्ट में। इसकी नौबत कब आएगी? हाँ, जब मैं एग्रीमेंट तोड़ूं। अब मान लो तुम्हारे मेरे बीच में पढ़ाने का एग्रीमेंट हुआ इस पेपर पे, तुमने कहा सर मैम कह रही है एडवांस फीस देनी है, आपने एडवांस फीस दे दी, मैंने पढ़ाया नहीं, एडवांस फीस दी थी, सारे बच्चों को मैंने बोल दिया भाई अगले महीने से मत आना, खेल खत्म पैसे हजम। तुमने कहा सर ये तो गलत बात है। तो बजाय ये कहने के कोचिंग के नीचे मिल जाना, ऐसा मत कहना। क्या कहना? हाँ भाई लीगल लोग हैं तो असभ्यता से बात नहीं करेंगे, सभ्य बात करेंगे। तो बजाय ये कहने, हम तो यूपी वाले पहले ही बोलते बेटा बाहर मिलियो, है ना। हम तो स्कूल में ये बोलते थे, लेकिन जज कह रहे हैं भाई ये अच्छे लोगों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, इसलिए ये मत बोलना कि कोचिंग के बाहर मिल जाना, ये बोलना कोर्ट में मिल जाना।
जब कोर्ट में मिलोगे मुझे तो मुझे तुमने कोर्ट की धमकी दी ना, इस धमकी की नौबत क्यों आई है? क्योंकि मैंने एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, मैंने एग्रीमेंट को क्या किया है? ब्रेक किया है। अब सुनना आज का लीगल वर्ड, जब कोई भी बंदा एग्रीमेंट को ब्रेक करता है तो भाई ब्रेक टुच्चा वर्ड हुआ नहीं हुआ? महा टुच्चा वर्ड है ब्रेक, क्योंकि बच्चा चौथी क्लास का जानता है ब्रेक वर्ड क्या होता है। तो जज ने बोला तुच्चे शब्दों से कानून की बेइज्जती नहीं होने देंगे। एग्रीमेंट ब्रेक करने को बोला जाता है एग्रीमेंट ब्रीच। क्या बोला जाता है बाबू? BREACH। ब्रीच मतलब ब्रेक करना या धोखा देना या तोड़ना। तो आज का दूसरा लीगल वर्ड क्या सीखा? लिखो रजिस्टर में। ब्रीच मीन्स, ब्रीच देखो पता कैसे लिखना, 2 कॉलम ऐसे बनाना, यहां लिखना लीगल वर्ड, यहां लिखना उसका मीनिंग। जैसे मैंने लीगल वर्ड यहां क्या लिखा? ब्रीच, तो मीनिंग में क्या लिखूंगा? ब्रेक, या हिंदी में लिखने में कोई शर्म नहीं है भाई, हिंदी में लिख लेना धोखा, चाहे ऐसे लिखना इंग्लिश में धोखा। अगर कोई बंदा एग्रीमेंट में धोखाधड़ी कर देता है तो उसमें बोलूंगा ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। और ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट के बाद ही कहां की नौबत आती है? कोर्ट में एनफोर्स कराने की। तो जज ने बोला अगर किसी भी एग्रीमेंट को तुम एनफोर्स करा दोगे कानून के द्वारा तो मैं मानूंगा वो एग्रीमेंट जो एनफोर्स हो चुका है वो बन चुका है अब कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन चुका है? अब सुनना बड़ी गजब की बात, तुमने दुनिया में जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन, दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की है। मात्र 3 शब्द, मात्र एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल, बाय लॉ, खत्म। दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन है। देखो तुमने पहली बार लॉ पढ़ा, लॉ में दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन जो आसानी से याद हो जाएगी, एग्रीमेंट। तो जज ने बोला भाई आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता, तो आप बोलोगे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज। लेकिन मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसमें सेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? और जब तक सेक्शन ना हो दम नहीं आता भाई। जब तक दम आलू में दम ना लगे जब तक मजा कैसे आएगा? अब देखो आज की अगली सीक्रेट ट्रिक सेक्शन याद करने की। एक बात जो हमेशा याद रखना, कोई भी एक्ट पढ़ोगे तुम, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो मेरे साथ, चाहे तुम कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, चाहे तुम LLP पढ़ोगे, कोई भी एक्ट पढ़ोगे उस एक्ट में जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, क्या होती हैं? वो सारी डेफिनेशन लिखी जाती है सेक्शन 2 में। बोलो मेरे साथ, कहां लिखी जाती है? फिर सर सेक्शन 1 क्यों नहीं बोला आपने? सेक्शन 1 ये बताता है वो एक्ट कहां लागू होता है। अब जैसे सुनेंगे ध्यान से, एग्जाम में आता नहीं पर पता होना चाहिए। एज पर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये सेक्शन 1 कहता है क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पे लगेगा इंक्लूडिंग। अब बच्चा कहता है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि भाई आज से कई साल पहले जम्मू कश्मीर के लॉज अलग होते। जम्मू कश्मीर है ना एक स्टेट था जिसके लॉ अलग हुआ करते थे, अंग्रेज कुछ ऐसा ही झोल करके थे। लेकिन कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? दिल्ली क्या है? यूटी, कहीं पढ़ा है ना। चंडीगढ़ क्या है? अंडमान निकोबार क्या है? यूटी। ऐसे अब JNK क्या बना दिया? अब जैसे वो यूटी बन गया तो हमारे देश के सारे लॉ जम्मू कश्मीर पे लग गए, और जम्मू कश्मीर के जो उनके पर्सनल खुद के JNK लॉ थे वो डिलीट कर दिए गए। राइट, इसलिए लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया एज पर सेक्शन 1 क्या लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द एक्ट विच इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग। सेक्शन 1 समझ में आ गई बात? सेक्शन 2 क्या कहता है? अब सुनना ध्यान से, डेफिनेशन तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी है और डेफिनेशन तो एग्रीमेंट की भी है, समझ में आई बात? तो क्या सेक्शन 2 ही सारी डेफिनेशन बताता है? तो जज ने बोला सेक्शन 2 बताएगा, पर उसके क्या बनाने पड़ेंगे? सब सेक्शन या क्लॉज।
तो जज ने बोला दोस्तों एग्रीमेंट भी सेक्शन 2 में लिखा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी सेक्शन 2 में लिखा मिलेगा। अब मुझे इसके क्या याद करने हैं, सब सेक्शन कहते हैं, कई केसेस में उसे क्लॉज भी कहते हैं ना वो सी इंटर में तुम पढ़ोगे कि कब ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को सब सेक्शन बोलते हैं, कब क्लॉज बोलते हैं। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट में कितने अल्फाबेट है, कॉन्ट्रैक्ट में गिनना जरा, गिनो ना ढंग से। 8 है, CONTRACT 8। ABCD सबने पढ़ी है ना, ABCD का 8वां अल्फाबेट क्या है, हो गया तुम्हें याद, हो गया भाई। डेफिनेशन सारी किसमें लिखी जाती है, 2 में, 2 इज द कॉमन। और कॉन्ट्रैक्ट के कितने अल्फाबेट और 8वां अल्फाबेट, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन या क्लॉज H। इस नहीं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई तुमसे पूछे डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ऐसे नहीं बोलोगे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बोलना है, एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, याद होगी कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन। अब जो तुम्हारे नोट्स में कहां मिलेगी, देखना जरा क्या लिखी है बात, पढ़ना जरा ये वाली बात, एज पर सेक्शन, अब सुनो, कई बार बच्चा कहता है सर ये लिखना जरूरी है क्या, बोलो क्यों। अरे भाई जरूरी इसलिए क्योंकि 2H LLP में भी है, देवर देवा समझ रहे हो, सेक्शन 2 सबसेक्शन H कंपनीज एक्ट में भी है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर तुमने एग्जामिनर के आगे लिख दिया एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में H एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, नंबर कटेंगे, क्यों, क्योंकि 2H तो LLP का भी है, 2H तो कंपनीज एक्ट का भी है। तो जज साहब कह रहे हैं, एग्जामिनर कह रहा है भाई ये तो बता दे 2H तू बोल तो मैंने कहा भाई तुम्हारा घर का नंबर क्या है, तुमने पूछा सर आपका नंबर क्या है, मैंने कहा मेरा घर का नंबर है हाउस नंबर 353, आ जाइयो। तो कहाँ आ जाइयो, 353 आ जाइयो बस, समझ आई ना बात। तो 353 तो भाई हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले में भी हो, नोएडा में भी हो, मैं गाजियाबाद रहता हूं तो गाजियाबाद में भी, और होता है भाई मध्य प्रदेश गुजरात में भी हो। तो एड्रेस तो पूरा बता दो ना सर, है ना, हाउस नंबर 353, एरिया नोएडा यूपी, ये तो बताओ। इसलिए जज ने बोला 2H हर एक्ट में मिल सकता है। तू कौन से 2H की डेफिनेशन दे रहा है वो एक्ट तो बता दे भाई, इसलिए 2H ऑफ। अब अगली गलती, ये गलतियां कॉपी चेक करके पता लगती है बच्चे भाई ऐसी गलती भी करते हैं। एक बालक की कॉपी चेक करी है ना, अब मैं दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना, चैनल पे जाऊंगा कॉपी खोलूंगा, तुम जब खुद देखोगे तो पता लगेगा। एक बालक ने लिखा एज पर सेक्शन 2H, सही है गलत है, क्यों, अगर ब्रैकेट नहीं है ना तो फिर वो सेक्शन है, समझो मैं क्या बोला, गलत नहीं। अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो इसका मतलब वो सेक्शन है, ब्रैकेट का मतलब वो सब सेक्शन है। तो मैंने कहा भाई ये क्या लिख रहा है तू, कह रहा सही तो लिखा है सर, 2H में ही तो लिखी है बात। मैंने कहा भाई 2 सबसेक्शन H में लिखी है, ये सेक्शन ही 2H हो गया, तो ये गलती नहीं दोहरानी एग्जाम में। एक बालक लिख क्या है, एक बालक कह रहा है सर मैंने ऐसे लिखा 2H, सही है गलत है, गलत है। H क्या है, सबसेक्शन कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होते, किसमें होते हैं, ये भी गलत है। अब इस वाले पिछले अटेम्प्ट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, राइट द प्रोविजन रिलेटेड विद एनपीओ कंपनी, एनपीओ एज पर कंपनीज एक्ट। तो मैंने तुम्हें याद कराया, क्या बोलो, एनपीओ के लिए खुला गेट। अब तुम्हें याद होगी बात, तुमने कहा अरे यार ये तो सर ने याद कराया था, एनपीओ के लिए खुला गेट सेक्शन 8, ये तो सेक्शन लिख के आएंगे, मजा आ जाएगा, एग्जामिनर को नंबर देगा। बालक पता क्या लिख के आ रहा है, एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये प्रोविजन एनपीओ पे लगते हैं, और 8 को लगा दिया ब्रैकेट में।
अब ना ये सेक्शन है, क्योंकि सब सेक्शन के साथ सेक्शन तो जुड़ा होना चाहिए। अब ये दिखने में बहुत छोटी गलती है, पर ये गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि तुम सेक्शन को लिखना नहीं आ रहा तुम्हें। जब एक्ट कह रहा है सेक्शन 8 तो सिर्फ कैसे लिखना है, बात खत्म। अब इसमें कोई भी है ना 3-5 नहीं करना कि इसको ऐसे लिख दूं, सजा के लिख दूं, बढ़िया लगेगा, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। अगर क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन 2 सब सेक्शन H, अगर लॉ ये कह रहा है तो फिर इसमें आप कोई भी तब्दीली, लॉ में आप अपनी मर्जी से कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते जब तक पार्लियामेंट से वो पास ना हो जाए। समझ में आ रही बात? तो ये गलतियां लिख लेना, ठीक है? तो कॉपी में नोट कर लेना इसे। क्या, पहले ऐसे लिखना, कांटा लगा लेना, फिर ऐसे लिखना, फिर कांटा लगाना, फिर ऐसे लिखना, फिर कांटा लगाना, फिर लिखना करेक्ट वे ऑफ कोटिंग द सेक्शन। द करेक्ट वे ऑफ कोटिंग द सेक्शन इज दिस एंड दिस। सही तरीका सेक्शन को कोट करने का है ना, ऐसे या ऐसे ही होता है। तो गलत सेक्शन कोट करोगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। चलें वापस कॉन्सेप्ट पे अपने। तो बताओ, बोलना जरा एक बार। एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में H, आगे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन 3 शब्दों में खत्म। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज। अब लोग कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा सर, जज साहब कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा, मतलब लोग कह रहे हैं ये बताओ एग्रीमेंट क्या होता है। ओ भाई, पहले तो ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब ये बता दिया कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी, अब ये बताओ एग्रीमेंट क्या होता है, फिर बताओ एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। मैंने कहा भाई ये बड़ा चक्कर है। नहीं नहीं सर, बताना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या होता है। भाई आपने ये बोला ना ये सब बातें एग्रीमेंट होती हैं, आपने लिखा भी है परचेज एग्रीमेंट। मुझे ये बताओ परचेज एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या होता है? सुनेंगे ध्यान से। अब एक बात, एक बालक, मान लो भाई एक बालक आज एब्सेंट हो गया, दूसरा बालक वो आया था पक्के यारी दोनों, वो कहने लगा यार तू ना अपनी कॉपी ला दे मुझे और मैं उस कॉपी को कल जरूर लेके आऊंगा। तुम कह रहे हो भाई मुझे तेरी हरकतें पता है, तू क्या नहीं करता, छुट्टी बहुत मारता है भाई, छुट्टी बहुत मारता है। फिर मुझे कहता है यार कल की क्लास में जो पढ़ाया समझा दे, ये कर दे वो कर दे। वो कह रहा भाई छुट्टी नहीं मारूंगा पक्का यार, मुझे कॉपी दे दे यार, मैं काम पूरा कर लूंगा। स्कूल में ऐसे होता ना, असाइनमेंट दे दे, कॉपी दे दे। तुम ये बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोस्त को बोलो या दोस्त तुम्हें बोले और तुम यकीन कर लो कल ये जरूर आएगा। सही बात, क्या है वो बात? मम्मी कसम। अगर तुमने हाथ ऐसे कर, ऐसे मत करियो, पैर भी ऐसे कर, कोई उंगली मुड़नी नहीं चाहिए। कह रहा भाई तू जूतो उतरवा ले, हाथ भी ऐसे करवा ले। मम्मी कसम कह रहा हूं, आई शपथ है ना, मम्मी कसम मैं कल जरूर आऊंगा, है ना। बचपन में बहुत खाई है और चढ़ाई भी है, तो मम्मी कसम चढ़ा दी। अब सुनो ध्यान से, उतारने उतारने का पता नहीं, चढ़ा दी अब तो। अब वो कह रहा भाई अब तो मम्मी कसम खा ली, अब तो मुझे अपनी कॉपी दे दे। लेकिन वो बंदा ऐसा था जो मम्मी कसम भी झूठी खा जाता था। भाई तुझे अपनी मम्मी की चिंता नहीं, पता मम्मी कसम झूठी खा रहा। कह रहा भाई तूने पिछली बार भी खाई थी कसम। अब वो कह रहा भाई जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा, या जो तू कहेगा मैं वैसे करूंगा, मुझे बता दे। अब बता मम्मी कसम से बड़ी क्या चीज होगी जिससे तुझे यकीन हो जाए? तो बताओ, मम्मी कसम तो वैसे अपने आप में सबसे बड़ी चीज है, तो मम्मी कसम से बड़ी चीज क्या है? लॉ। मम्मी कसम से बड़ी चीज क्या है? अब उसने पता क्या बोला? उसने बोला तू जो ये काम करेगा ना लिख के दे दे। क्या कर दे? तो तुमने देखा होगा हमारे देश में एक डायलॉग चलता है क्या, भाई तुझे यकीन नहीं हो रहा ना तो लिख के ले ले। आज तुम्हें पता लगेगा ये डायलॉग क्यों चलता है। तो जब हम एक दूसरे से बोलते हैं ना भाई लिख कर ले ले, मैं ये काम जरूर करूंगा, बता कहां साइन करने हैं। कई लोग क्या बोल देते हैं, ये बता दे कहां साइन करने हैं। एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट तुम्हारी एक मम्मी कसम होती है। क्या होती है? एग्रीमेंट तुम्हारी एक कसम होती है जिससे तुम कहते हो तेरी कसम पे भी मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए इस कसम को क्या कर दे, एक स्टैम्प पेपर पे लिख दे। और स्टैम्प पेपर पे लिख के क्या कर दे,
साइन कर दे और तो मैं यकीन कर लूंगा। तू कसम खा रहा है ना कि कल मैं जरूर आऊंगा, तो लिख देना इस बात को कि मैं जरूर आऊंगा, और ये भी लिख दे अगर नहीं आऊंगा तो कोर्ट में घसीट लियो मुझे, तो लिख दे इस बात को। अब बताओ वो रजिस्टरी हुआ 1 करोड़ रुपए का, तो मन में तू कल क्या ना, तू जिंदगी में कभी नहीं आया, लेके भाग गया। समझ रहे बात को? तो डील छोटी मोटी समझो, डील समझो करोड़ों की चल रही है। तो एक बंदा कह रहा है भाई 1 करोड़ का रजिस्टर है, गोल्ड लगा इसमें, दुबई से लाया हूं मैं, तुझे ये रजिस्टर दे दूं, तू कल नहीं आया, तो कह रहा भाई बता यकीन कैसे होगा? वो कह रहा मम्मी कसम, भाई मम्मी कसम से कोई बात नहीं चलती। उन्होंने कहा लिख के दे दे। हाँ लिख के ले ले। अगर कोई भी चीज मैं किसी को लिख के दे रहा हूं और उस पर साइन कर रहा हूं तो मेरा तुम्हारा क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मुझे कोर्ट में घसीट लियो। तो जज ने बोला भाई इंडिया में मम्मी कसम चलती है, पर मम्मी कसम से भी ऊपर क्या है? लॉ है। अब जो मम्मी कसम है उसे जज साहब ने क्या नाम दिया? सर कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को, बच्चों को बता देना। मम्मी कसम का मतलब है, अंग्रेज लोग मम्मी कसम को मम्मी कसम की जगह बोलते हैं प्रॉमिस। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। इसका मतलब अगर किसी भी प्रॉमिस को मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख दिया तो वो क्या बन गया? दैट मीन्स ये एरो ऐसे नहीं होना चाहिए बाबू, कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। किसी भी प्रॉमिस को अगर मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख दिया तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में मैंने एनफोर्सिबिलिटी डाल दी, एनफोर्सिबिलिटी मतलब साइन डाल दिए, तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। नहीं बात? अब लोग ये कहने लगे, सुनना ध्यान से, कि प्रॉमिस समझ में आ गई बात? एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस। अब लोग कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा। जज साहब कह रहे हैं अब क्या मजे चाहिए? वो कह रहा है बताओ प्रॉमिस क्या होता है? पढ़ क्या रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। उसके चक्कर में पढ़ना क्या पड़ेगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के चक्कर में क्या पढ़ना पड़ेगा? फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? एनफोर्सिबिलिटी। अब वो कह रहे हैं बता प्रॉमिस क्या होता है? इसलिए बोला जाता है कानून के हाथ, समझे? कानून के हाथ लंबे होने का मतलब ये होता है कि जो चीज पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए दूर दूसरी चीजें पढ़ानी पड़ती हैं, और जो पढ़ रहे होते हैं वो भूल जाते हैं। पढ़ कॉन्ट्रैक्ट लाऊं पर उलझ कहां रहा हूं? प्रॉमिस में और एग्रीमेंट में। समझ रहे हो? इसलिए चलन है लिख के दे देगा, और इसलिए चलन है कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि एक चीज को करने के लिए 100 चीजें पढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं तो फंसी जाओगे। है कि नहीं बात? प्रॉमिस क्या होता है? मैंने बोला जज साहब थोड़ा आसान बताना, प्रॉमिस कैसे डिफाइन करूं बच्चों को? तो जज ने बोला सर प्रॉमिस तो और भी आसान चीज है। प्रॉमिस मतलब हिंदी में क्या? भाई अब हिंदी में सोचो ना, वादा क्या होता है? भाई सिंपल सी बात, मैंने तुम्हें एक वादा किया, मैंने तुम्हें बोला भाई मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, तुम उस वादे पर क्या कर गए? भरोसा कर गए। एग्रीमेंट यानी कि तुमने उस पर भरोसा कर लिया, फेथ कर लिया, उस पर हां बोल दी। अब जो बात मैंने तुम्हें बोली तुमने उस पर हां बोल दी, तो मेरा क्या है? वादा है। और वादा मतलब, अच्छा जैसे तुमने बोला सर आप ही बस सर आपसे लॉ पढ़ेंगे, आप हमें लॉ पढ़ा दो, फीस में आपको 10,000 रुपए दूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो तुमने वादा किया, तुम्हारा वादा मुझे सही लगा, मैंने कहा चल ठीक है ओके, जो तू प्रॉमिस कर रहा है डन। तो जैसे तुम्हारे वादे पर मैंने हामी भर दी तो वो तुम्हारी तरफ से क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। अब जो तुमने मुझसे बात बोली, जो तुमने मुझसे बात बोली, जिस बात को मैंने यस किया, अब बात और यस लिख देंगे तो फिर लॉ की बेइज्जती है ना? तो जज ने बोला जो मैंने तुमसे बात बोली वो क्या बोला जाएगा? ऑफर। और यस को क्या बोला जाएगा? एक्सेप्टेंस। अब सुनना ध्यान से, मेरे पीछे सीधी बात नहीं करो। जो मैं तुमसे बोलूंगा वो क्या है? ऑफर। और अगर तुम उसे हां कर दोगे तो क्या बन गया? एक्सेप्टेंस। अगर मेरी बात पर तुमने हां कर दिया तो मेरा क्या है? वादा है। इसका मतलब बाबू एरो फिर से क्या लगेंगे? रिवर्स। किसी ऑफर को क्या कर देना? किसी ऑफर को क्या कर देना? एक्सेप्ट कर लेना, तो क्या बनेगा? प्रॉमिस। अब सुनते ध्यान से, अब मुझे बताओ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है, तो गाड़ी एग्रीमेंट के स्टेशन से चलेगी या ऑफर के? ऑफर के। भले ही कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लिखा है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, भले ही लिखा है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, पर दोस्तों एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जरूर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तक
पहुंचने के लिए शुरुआत एग्रीमेंट नहीं है। मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया, भाई मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, फीस इतनी, तुमने उस ऑफर को हाँ कर दिया, कोई नहीं सर डन, वो पढ़ाने का क्या बन गया मेरा वादा। अब तुमने बोला सर आपने पढ़ाने का वादा कर दिया, यकीन नहीं है आपके ऊपर, तो मैंने कहा लिखवा लो। तुमने मेरे वादे को स्टैम्प पेपर पे लिखवा दिया, अब वो क्या बन गया? तुमने कहा सर स्टैम्प पेपर पे लिखवा के आपने धोखाधड़ी कर दी, ब्रीच कर दिया, तो कोर्ट के सामने क्या लेके जाऊंगा? तो मैंने कहा भाई और बता क्या करूं? तुमने कहा जो आपने अपना वादा लिखा है ना, इस पे क्या कर दो, साइन मार दो। तो वो क्या बन गई? एनफोर्सिबिलिटी। और ये तुम्हारा मेरा क्या बन गया? यानी तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत यहां से हुई है, ऑफर से, है कि नहीं बात? है ना? तो एक्चुअली में अगर तुम यहां पढ़ रहे हो तो इसकी शुरुआत इसलिए कहां से हुई है? ऑफर से, कि मैंने या आरके जी ने तुम्हें क्या दिया है? कोचिंग ने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने उस ऑफर को हां कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया? कोचिंग का प्रॉमिस बन गया। तुमने कहा सर कोचिंग के प्रॉमिस से भरोसा नहीं है, आपने कल मना कर दिया, तो फिर पैसे कहां से मिलेंगे वापस? रिफंड लो, लड़ते रहो। आपने कहा लिख दो, तो हमने तुम्हें एक स्टैम्प पेपर पे या फी स्लिप दे दी। तुमने कहा फी स्लिप से क्या होता है? फी स्लिप तो कोई भी छपवा लेगा, अंबानी का एंटीला मेरा हो गया, एग्रीमेंट तो मैं छपवा लूंगा, लेकिन उससे जरूरी चीज क्या है? साइन करो। तो साइन करने के बाद तुम्हारा मेरा क्या बन गया? लॉ पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गई बात? इसका मतलब एक बार मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो मैथ से मोहब्बत करते हैं ना बच्चे, खास उनके लिए a प्लस ई इज इक्वल टू सी, सही है? कोई गलत थोड़ी है। तो मैथ से मोहब्बत करने वाले बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा मैं ये बोल सकता हूं o प्लस ए प्लस ई इज इक्वल टू सी, ये भी सही है गलत है? ये सही क्यों है? अब देखो कैसे, मुझे बताओ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस होता है। क्या होता है? दिल बन रहे अपने आप भाई। प्रॉमिस क्या होता है? एग्रीमेंट। ठीक है, बचपन याद करो, पी से पी कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो ओ प्लस ए क्या बन गया? एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ओ प्लस ए एग्रीमेंट है, एनफोर्सिबिलिटी अपनी जगह वही है, तो एग्रीमेंट को मैंने ओ प्लस ए बोल के ई लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? आज से 15 साल पहले लॉ भी एमसीक्यू था, तब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आती थी, इसलिए मुझे याद है। ओ प्लस ए इज इक्वल टू सी इज कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू फॉल्स, पार्टली ट्रू, ऐसे एमसीक्यू आते थे, इसलिए मुझे याद है कि तुम्हें बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरीके से ये भी ठीक है। इतना कौन सा समझ आ गया? अब अगली तरफ बढ़ते हैं। एक बार बताओ, जज ने बोला सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी आपकी, कि आपने एक बैच में एक बच्चे से बोल दिया कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा, उसने बोला हाँ सर पढ़ा देना, तो आपने वादा कर दिया पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बच्चा बहुत खुश, बच्चा आ रहा है रोज कॉपी ले लेके पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा निकला बहुत ज्यादा शैतान। मैंने उसे बोल दिया कल से मत आइयो, कल से मत आइयो। वो भी गुस्से में आ गया, कह रहा है सर कल मिल जाना 10 बजे कचहरी में। कचहरी क्या होती है? ना लोकल कोर्ट, लोकल कोर्ट को यूपी भाषा में कचहरी बोलते हैं। कल मिल जाना लोकल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैंने कहा भाई क्यों धमकी दे रहा कोर्ट की? कह रहा आपने वादा किया कि मैं पढ़ाऊंगा और वो भी फ्री पढ़ाऊंगा, और फिर अब इस वादे से मुकर रहे हो, तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा, आपका वादा आपको निभाना। मैं नहीं जा रहा कहीं, आपसे ही पढ़ूंगा, फ्री पढ़ूंगा। वैलिड केस, इनवैलिड केस? इनवैलिड क्यों? एग्रीमेंट भी है, लो भाई एग्रीमेंट भी है। आप सुनेंगे ध्यान से, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट भी है, वैलिड होना चाहिए ना। अब अगली बात ध्यान से सुनेंगे, जो कई बार हमें लगता है कि ये होना चाहिए पर वो ऐसा, तो जज ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गया भाई क्या लोचा है। जज ने पहले बच्चे को बुलाया, इधर आइयो, कितने दिन पढ़ लिया? जज साहब 15 दिन पढ़ लिया। कॉपी दिखाइयो, कॉपी में लिख भी रखा लॉ, पहले दिन ये पढ़ा, दूसरे दिन एग्रीमेंट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, डेफिनेशन भी याद हो गई, लिख रखा है। फिर जज ने बोला फीस कितनी दी तूने? जज साहब कह रहा है
बच्चा कह रहा है सर ने बोला था फीस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा, फ्री पढ़ाऊंगा। तो जज ने बोला भाई एक बंदा तुझे फ्री पढ़ा रहा है, उसके बाद भी तू उस बंदे का एहसान मानने के बजाय, उसको ग्रेटिट्यूड देने के बजाय केस दे रहा उसे, है कि नहीं बात। तो जज ने बोला भाई कम से कम इंसानियत को तो जिंदा रखोगे। अच्छा बच्चा कह रहा है और आगे तो नहीं पढ़ा रहे, तो उन्होंने बोला ये बता अगर तुझे आगे नहीं पढ़ा रहे अपना नुकसान बता। बच्चा कह रहा है नुकसान कैसा, नुकसान बता, इतने रुपए का नुकसान हो गया मुझे। तो नुकसान तो कोई भी नहीं हुआ। और या फिर कह दे कि भैया सर के चक्कर में मुझे दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, और भाई तो अंकुर सर का स्टूडेंट है ना, तुझे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत खतरनाक आदमी है वो, है कि नहीं बात। कोई ऐसी धमकी मिली नहीं। इसका मतलब जितना तूने पढ़ा तेरे को नुकसान हुआ, कोई मॉनिटरी नुकसान तो नहीं हुआ। इसका मतलब जज ने बोला अगर किसी भी बंदे को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मॉनिटरी नुकसान है ही नहीं तो कोर्ट में क्यों आए हो समय व्यर्थ करने। तो जज ने बोला मैं ये लिख देता हूं आज के बाद, ताकि दोबारा भ्रम ना रहे कि प्रॉमिस जो होना चाहिए उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, पैसा। प्रॉमिस से क्या जुड़ा होना चाहिए, पैसा बाबू, पैसा। पैसा मतलब क्या प्रूफ होगी बात, फ्री प्रॉमिस। क्या प्रूफ की बात, फ्री प्रॉमिस कोर्ट में घसीटे नहीं जा सकते। क्या लिखा बाबू, बोलो। अगली बात, और दीदी पीछे बात करो, फिर सुन नहीं रही बात। फ्री, फ्री ये कैसा वर्ड है, नहीं इंग्लिश से भी छोटा वर्ड, तुच्चा वर्ड है। जज ने बोला फ्री वर्ड यूज करोगे लॉ में, फ्री प्रॉमिस कैन नॉट बी एनफोर्सेबल। फ्री में करे हुए वादे कभी भी कोर्ट में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि किसी बंदे को नुकसान, और जब किसी बंदे को मॉनिटरी नुकसान नहीं है तो कोर्ट क्या फैसला सुनाए, कोर्ट का समय व्यर्थ मत करो। तो जज ने बोला जितने बच्चे आज तक जिंदगी में फ्री वर्ड यूज करते आए हैं, आज उनकी जिंदगी में एक नया वर्ड कदम रखेगा, जो मैं उम्मीद करता हूं फ्री वर्ड को तुम क्या कर दोगे, पूरी तरीके से डिलीट कर दोगे। कानून में फ्री को बोला जाता है ग्रेशियस। क्या बोला जाता है, यानी ग्रेशियस प्रॉमिस कैन नॉट बी एनफोर्सेबल। बहुत खतरनाक वर्ड है, बच्चे भूल जाते हैं। कौन सा प्रॉमिस, ग्रेशियस मतलब, ग्रेशियस मतलब फ्री। लिखो लीगल वर्ड में क्या लिखा, फ्री। फ्री को क्या लिखना है लीगल में, ग्रेशियस। बात समझ में आई। इसका मतलब प्रॉमिस के साथ क्या जोड़ना जरूरी है, कंसीडरेशन, मनी, पैसा, लेन देन जोड़ना। अब जज ने बोला अब बनाए बिल्कुल परफेक्ट गेम, अब बनाए बाबू बिल्कुल परफेक्ट गेम। मैं तुम्हें जो ऑफर दूंगा वो ऑफर होगा, तुम एक्सेप्ट करोगे, और वो ऑफर होगा कोई पैसों का, बिजनेस का ऑफर होगा, लेन देन का। उसको मैं ऑफर करूंगा, तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, तो मेरा वादा बनेगा, उस वादे में लेन देन डाल लेना, यानी पैसा डाल लेना, मॉनेटरी बेनिफिट्स डाल लेना। अब मॉनेटरी बेनिफिट ये भी सोचता, चलो बच्चा कह रहा है सर आप मुझे लॉ पढ़ा दो, मैं आपको मोबाइल दे देता हूं। जज कह रहे कोई दिक्कत नहीं, बस सर से पूछ लो, उनको फायदा नजर आ रहा है ना, बात खत्म। तो बेनिफिट डाल दिया, उस बेनिफिट को क्या कर देना, लिख देना, और जहां लिखोगे उसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। फिर खाली लिखने से तो एंटीला भी मेरा हो जाता, तो क्या डाल देना, साइन। की नहीं, साइन नहीं बोलना आज के बाद, क्या वर्ड डलेगा, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। हो गई बातें याद है। अब सुनो ध्यान से अगली खतरनाक बात। अब आज के बाद कोई तुम्हें पूछे कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पढ़ लिया, बेसिक, क्या बोलना है, हाँ सर पढ़ तो ले, पर अब मैं बताऊं किस तरीके से बोलना है। उसे बोलना है प्यार से, लड़ना नहीं भाई, प्यार से बोलना है। अबे क्या पूछ रहा है, अबे हट यार क्या पूछ रहा है तू, बेसिक हाई लेवल की चीज पूछ। उसे क्या बोलना है प्यार से, अबे हट यार, कोई ढंग की चीज पूछ ले। बेसिक तो बहुत टुच्चा, सर ने पहली क्लास में रटवा दिया था, है ना। अब तुम समझे क्या है आज का चीट कोड। अब मुझे बताओ दुनिया की जितने भी एक्ट बने हैं उन सबकी डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी जाती है, तो ऑफर भी किस में लिखा गया होगा, एग्रीमेंट भी किस में लिखा गया होगा, प्रॉमिस भी किस में लिखा गया होगा, कंसीडरेशन भी, एग्रीमेंट भी,
और एनफोर्सिबिलिटी सेक्शन में नहीं है, एनफोर्सिबिलिटी का केस है, वो अगली क्लास समझाऊंगा। और कॉन्ट्रैक्ट भी 2 में। इतना तो समझ में आ गया कि हर एक कॉन्सेप्ट के आगे मुझे 2 वर्ड लगा देना है, अल्फाबेट, ये 2 हमारे न्यूमेरिक फॉर्म लगा देनी है। अब बाबू न्यूमेरिक 2 लिखने से कोई नंबर थोड़ी मिलेंगे, सेक्शन तो पूरा लिखना पड़ेगा। और क्योंकि डेफिनेशन है ये सारी, तो सबके सब सेक्शन याद करने पड़ेंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत एग्रीमेंट से होती है या ऑफर से? और जब भी कोई दोस्त पूछेगा भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, उसे क्या बोलना है? प्यार से, अबे हट। तो तुमने बोला ऑफर से शुरुआत होती है, तो अबे का ए आ गया यहां ब्रैकेट में। सर खोपड़ी घूम गई, समझ गए ना? अबे का बी आ गया यहां ब्रैकेट में। प्रॉमिस भी बी में ही है, तो अबे का बी आ गया यहां ब्रैकेट में। और ए बी ई, अबे का ई आ गया यहां ब्रैकेट में। और हट का एच, तो एच यहां है, ए टी से कुछ नहीं है। तो अबे का ए कहां गया? ऑफर में। अबे का बी कहां गया? एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस में। और हट का एच कहां गया? याद हो जाएगा नहीं जाएगा? दुनिया की सारी डेफिनेशन किस में लिखी जाती है? 2 में। लेकिन 2 लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, सबके क्या रखने पड़ेंगे? सब सेक्शन। और सबसे आज की क्लास का, तुम्हारी क्लास की पहली क्लास का पहला चीट कोड अबे हट, मोहब्बत से अबे ए। तुमने खुद बोला कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? ऑफ, इसलिए मैंने ऑफर से अबे की शुरुआत करी। ए बी बी ई और एच, है ना? अबे हट। अब तुम चाहो तो चलो ऐसे लिख लो, ए के आगे डबल बी लगा दो, ए बी बी ई एच। याद होगा सेक्शन? इसका मतलब मुझे बताओ एग्रीमेंट की डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी होगी? अब तुम्हारे दिमाग में कोड आना, तुम्हारे दिमाग में चीट कोड आना चाहिए, पर पड़ोसी को थोड़ी बताना है। पड़ोसी को तो सीधा स्टाइल दिखानी है। क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई पढ़ लियो, सेक्शन 2 सबसेक्शन उसे थोड़ी बताना मैंने कैसे याद किया है। अब कोई दोस्त पूछ ले भाई ऑफर की डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी है? यार प्रॉमिस की डेफिनेशन किस में लिखी है? अब उसे ये थोड़ी याद कराना है कि मैंने किस ट्रिक से याद किया है। तू मुझसे सेक्शन पूछ ले, मैं बता दूंगा। वो कहेगा भाई यार ये बड़ा दिमाग चला रहा, भाई इसे सेक्शन भी याद है यार। अब इसमें एक छूट गया, कंसीडरेशन। अगर मैं कंसीडरेशन को जोर से बोलूं, जोर से बोलूं जय माता दी की तरह, कंसीडरेशन को जोर से बोलूं तो उसमें वर्ड आता है कंसीडरेशन। किस वर्ड पे स्ट्रेस आया? डी। कंसीडर, कंसीडर। मैं तो भाई तुम्हें याद कराने के लिए नाटक भी करने पड़ रहे, टीचर को जान लोगे मेरी। कंसीडरे, कंसीडरे, डी पे स्ट्रेस आया, डा पे स्ट्रेस आया, 2, क्योंकि कंसीडरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है डी वर्ड पे। कंसीडरेशन डी, तो क्या याद हो गया? 2 ब्रैकेट में डी। भाई बताना कितने सेक्शन याद हो गए आज? 2A, 2B, 2E, 2H, 2D। टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक है हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में 1 से लेके 75 कॉन्ट्रैक्ट है, 1 से लेके 75 सेक्शन है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एजेंट के बारे में, कोई चीज गिरवी रख दो बैंक में उसके बारे में, बेलमेंट, प्लेज गिरवी रखना, एजेंसी, वो अलग पढ़ेंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में 1 से लेके 75 सेक्शन है। आज तुम्हें कितने याद करा दिए मैंने? 5, वो भी फाउंडेशन लेवल पर। और अगर तुम ये 5 में से अगर 1 या 2 सेक्शन एग्जाम में लिख के आ गए तो मार्क्स पक्का मिलेंगे। मैंने बताया ना चेयरमैन सर की बात, चेयरमैन सर ने क्या बोला था? उस दिन से मैं समझ गया कि कुछ भी हो जाए फाउंडेशन लेवल पर भी बच्चों को सेक्शन याद कराने हैं। उन्होंने बोला 2 नंबर की डेफिनेशन आई, सुनो ध्यान से। 1 नंबर की डेफिनेशन लिख कॉन्ट्रैक्ट की, 1 नंबर की डेफिनेशन लिख एग्रीमेंट की। बच्चे ने लिखा एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, डेफिनेशन सही लिखी, 1 नंबर दे दिया। फिर तुम पेपर देने गए,
तुमने बोला एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, तुमने भी डेफिनेशन सही लिखी और सेक्शन भी लिखा। अब तुम्हें एक में से 1.5 नंबर दे देगा क्या? तो चेयरमैन सर ने ये बोला आधे नंबर तो इसलिए काट लिए जाते हैं कि एक बच्चा जरूर ऐसा होगा फाउंडेशन में भी जो साथ में क्या लिखेगा। तो फिर मुझे चेयरमैन सर की बात मुझे दिल पे लगी वो बात। मैंने कहा भले ही बच्चों के साथ धोखा है, बच्चों के साथ क्या है, आप फाउंडेशन में लिखते हो, सेक्शन याद हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर में लिखने की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है। और फिर तुम नंबर भी किस चीज से काट रहे हो कि बच्चा सेक्शन नहीं लिख रहा तो थोड़े नंबर काट लेते हैं। तो सीधा लिख दो ना फाउंडेशन के पेपर में कि लॉ के पेपर में सेक्शन लिखने कंपलसरी है, तो बच्चे को पता तो रहेगा। एक तरफ कहते हो कंपलसरी नहीं है, मर्जी है लिखो या मत लिखो, लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, फिर नंबर भी काट रहे हो आप। फिर मुझे लग गया भाई इंटर में जैसे करते हैं ना वैसे कैसे करना पड़ेगा, फाउंडेशन में करना पड़ेगा और बच्चों को सेक्शन याद कराने पड़ेंगे। ये सर कोड मैं कैसे बनाता हूं भाई, जब मैं पढ़ता था तो मैं बहुत सारा टाइम इन्हीं चीजों में लगा दिया करता था कि जो चीज मुझे याद नहीं रहेगी उसे याद कैसे करें, है ना। जैसे मैंने पिछली क्लास में बच्चे से पूछा कि भाई तुम्हारा बर्थडे कब है, तो उसने बोला 25 को, तो कम से कम 22 को या 25 को, तो कम से कम उस बच्चे को 22वां सेक्शन तो याद होना चाहिए। समझ में ना बात। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 22 में क्या लिखा है उस बच्चे को तो याद हो जिसका बर्थडे 22 को है। ऐसे घटनाओं से जोड़ना पड़ेगा या राइमिंग जोड़नी पड़ेगी। अब कायदे में तुम्हें 5 याद करा दिए मैंने, अबे हट और कंसीडरे 2D याद हो गए। अब अगर मेरे को इसको दिखाने की जरूरत नहीं, बिना बिना ये दिखाए तुम्हें याद है। अब प्रॉमिस की डेफिनेशन सेक्शन बोलो, जल्दी नहीं आराम से। प्रॉमिस, एग्रीमेंट, दिमाग में बन रहा है डायग्राम, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, कंसिडरेट 2D हो गया यार। वो तो क्या याद भाई, कौन जो कह रहा है ना सेक्शन याद नहीं होते भाई वो हमसे याद कर लें। अब वो तुम बच्चे तुमसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, मात्र 3 शब्द। आज देखो आज 3 का ही खेल है, आज दिन ही 3 का है। एग्रीमेंट की भी दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन मात्र 3 शब्द। एग्रीमेंट क्या बताया जज साहब ने, प्रॉमिस। और जज ने बोला है ना प्रॉमिस के साथ क्या जोड़ देना। अच्छा बताओ क्या एक ही प्रॉमिस होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। भाई मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पहला प्रॉमिस, मैंने कहा मैं तुम्हारे टेस्ट लूंगा चेक करूंगा दूसरा प्रॉमिस, मैंने कहा मैं तुम्हें किताब भी दूंगा तीसरा प्रॉमिस, है ना। बात समझ में आएगी ना। तो 3 वादे कर दिए। तो जज ने बोला एक बंदा एक ही वादा करे ऐसा जरूरी नहीं है, एक बंदा, इसलिए जज ने बोला एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड। फिर क्या लिखा जज सामने आगे, जज ने बोला प्रॉमिस, एग्रीमेंट मींस प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, या एंड की जगह और भी लिख सकते हो, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, इन्वॉल्विंग या फॉर्मिंग, 3 ही शब्द तो यूज हुए, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग, 3 शब्द। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होगा, 3 तिगाड़ा काम बनेगा तुम्हारा। कंसिडरेशन की डेफिनेशन, ओ प्रॉमिस की डेफिनेशन में आ गई, एग्रीमेंट की क्या बना, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस इन्वॉल्विंग, यानी जिंदगी की दूसरी कानूनी डेफिनेशन वो भी 3 शब्द में। अगला देखो, अगली डेफिनेशन भी दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन, 3 शब्द। प्रॉमिस क्या होता है, तो जज ने बोला प्रॉमिस मतलब, प्रॉमिस को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑफर, प्लस को तो वर्ड देना पड़ेगा ना, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। 3 शब्द, ऑफर, व्हेन एक्सेप्टेड, है ना। अब देखो अगर सिर्फ इक्वेशन फॉर्म में याद कराऊं तो 2A नहीं, 2A की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है वो बाद में याद करेंगे। 2H इजिकल टू एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, 3 शब्द। 2E मतलब एग्रीमेंट की डेफिनेशन, प्रॉमिस
और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग 1 2 3 टू बी किसकी डेफिनेशन? प्रॉमिस, ओ सॉरी, हाँ प्रॉमिस की। प्रॉमिस में ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, हो गया याद तुम्हें? यानी अब तुम्हें जिंदगी में एक चीज याद रखनी है, लॉ की पहली क्लास यानी एक्ट की पहली क्लास, 3 डेफिनेशन 3 शब्द। लॉ की पहली क्लास 3 डेफिनेशन 3 शब्द। कितने सेक्शन याद हो गए? 3 डेफिनेशन 3 शब्द किसके साथ? अबे हट के साथ। कॉन्ट्रैक्ट की पहली क्लास की 3 डेफिनेशन, तीनों ही 3 शब्द की डेफिनेशन और तीनों ही प्यार से अबे हट के साथ याद हो गए। तो 5 सेक्शन याद, 75 में से 5 याद करा दिए। टारगेट है बस 75 में से 30 याद कर लूं या 35 याद कर लूं। अब 30-35 में से कम क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे जिसमें मैं 7-8 सेक्शन लिख पाऊंगा। बस फाउंडेशन लेवल पर वही 7-8 सेक्शन गेम जिता देते हैं। और बस एक बात याद रखना, वो 7-8 सेक्शन वो होने चाहिए जिसको तुम पहले अटेम्प्ट करोगे। यानी क्वेश्चन पहला वही अटेम्प्ट करना जिसके तुम्हें सेक्शन के साथ प्रोविजन अच्छे से याद हो, है ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन इसमें से आ गया, तो ये पता मुझे सारे सेक्शन याद है, तो पहला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करो जो अच्छे से आता है। बेसिक रूल है, पहला क्वेश्चन हमेशा वो होना चाहिए जो, बाकी में तो एग्जामिनर भी जानता है, एंड के क्वेश्चन में तो बच्चा डॉक्टर की राइटिंग लिखता है कि नहीं बात? पता लग जाता समय कम है, पेपर छूट रहा है, तो बच्चा घसीटा मारता है। तो एग्जामिनर भी इसमें कहता है यार पता है सबके साथ होता है, लेकिन कम से कम पहला तो ऐसा लिख दो यार कि पहले पेज जब एग्जामिनर पढ़े तो कहे यार ये आया मजेदार बच्चा जो पहली 50 कॉपी में नहीं था। और वो मजेदार बच्चा मैं तब बनूंगा जो पिछली 50 कॉपी से ज्यादा वजन रखता हूं जब मैं पहले ही क्वेश्चन में दनादन सेक्शन लिख दूं और प्रोविजन भी अच्छे से पकड़ कि हाँ भाई मुझे याद है, फालतू बातें नहीं लिख रहा, याद है विद सेक्शन याद है कि नहीं बात? तो हमने आज क्या याद कर लिया बाबू? पढ़ के देख ले कहां लिखी है बातें। देखो भाई पढ़ना जरा। व्हाट इज एग्रीमेंट? क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस पहला वर्ड एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस दूसरा वर्ड। कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए होगा नहीं होगा? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मुझे बदले में कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? अच्छा तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मतलब तुमने मुझे फीस दी, तो तुम्हारे फीस के बदले तुम्हें क्या मिल रहा है? तो अब हम दोनों ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास कंसिडरेशन नहीं है। मेरे पास मेरा कंसिडरेशन है फीस, तुम्हारे पास कंसिडरेशन है टीचिंग सर्विस। तो कंसिडरेशन फॉर क्या बन गया? ईच अदर। ठीक है। अब आता है बाबू प्रॉमिस क्या होता है? एज पर सेक्शन 2B ऑफर लिख दो या प्रपोजल लिख दो, एक ही बात है। प्रपोजल इक्वेशन सही है, O + A = एग्रीमेंट होता नहीं होता? क्योंकि O + A क्या बनता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या बनता है? एग्रीमेंट। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये हमने आज कौन आगे पढ़ा हुआ, आज बहुत है आज के लिए, बहुत है सही में। तो चलो ठीक है, चलो पहली 1-2 क्लास आराम से पढ़ेंगे। रुक जाओ कंक्लूड करने दो। फाइनली तुमने जो 1.5 घंटे में पढ़ा, अगर कायदे में देखा जाए, अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास को कंक्लूड करूं तो मैं इतने से पेज पे कर सकता हूं नहीं कर सकता? एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट बोलो भाई। इसका मतलब अगर मैं 10 पेज का चैप्टर पढ़ूंगा तो क्या 10 पेज के चैप्टर की समरी में 2-3 पेज बना सकता नहीं सकता? वही समरी एग्जाम में काम आएगी। अब आज मैंने तुम्हें 2 से 2.5 पेज पढ़ाए, वो 2.5 पेज का निचोड़ है सिर्फ ये आधा पेज। अपनी कॉपी में लिखोगे तो क्या होगा?
बोलो, आधे पेज में आ जाएगा। पहला, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसे लीगल भाषा में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लैंड। कि जो भी कानून में करने जा रहा हूं उसके बारे में मुझे पता होना। ए प्लस ई सी। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2। एग्रीमेंट क्या होता है? 2E। एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या जोड़ देना? कंसिडरेशन। प्रॉमिस का मतलब O प्लस ई। कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत O से। 2A 2B 2B 2E 2H और 2D हो गए 5 सेक्शन। यार बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो भाई 75 में से 5 हो गए। आज तो गरीबों में खाना बंटना चाहिए खुशी में, है कि नहीं बात? तो आगे भी इसी तरीके से क्या करने हैं? सेक्शन भी याद रखने हैं और लीगल वर्ड्स। आज से कितने लीगल वर्ड बताए? 3, 2 या 3 बताए होंगे आज। लॉ ऑफ लैंड का मतलब नो, ग्रेशियस, एनफोर्सिबिलिटी और ब्रीच। तो 4 वर्ड हो गए लॉ। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ऑनलाइन वाले बच्चों भी टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।